इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, यदि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हो, अपना कोई मकान बेच रहे हो, दुकान बेच रहे हो या कोई ज़मीन बेच रहे हो, कुछ भी आप प्रॉपर्टी अपनी किसी को बेच रहे हो, तो कई बार जो बायर है वो ये कहता है कि सर मैंने आपके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है, खरीदने बेचने का एग्रीमेंट कर लिया है, इतने रुपए मैंने आपको टोकन मनी या अर्नेस्ट मनी या सेल कंसिडरेशन भी दे दिया है। अब आप अपने मकान की चाबी या अपने दुकान की चाबी मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, मैं बाहर किराए पे रह रहा हूँ, मैंने इतने पैसे ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, टोटल इतने का सौदा है, इतने पैसे दे दिए हैं, बाकी जो हमारा एग्रीमेंट बना है उसके हिसाब से मैं दे दूँगा और रजिस्ट्री करवा लूँगा। तो वो मकान की चाबी मांगता है रहने के लिए, या वो आप शॉप बेच रहे हो तो आपके शॉप की चाबी मांगता है कि मुझे अपना ये काम यहाँ पे करना है, मुझे जल्दबाजी है, ऐसा दिक्कत हो रही है मुझे, तो मैंने एग्रीमेंट आपसे कर लिया है, पैसे आपको इतने मिल गए हैं, इतने दे दूंगा, मुझे सामान रखने दो। आप सोचते हो कि भाई चलो ठीक है, इसने अगर 50 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी थी तो 25 लाख तो मुझे दे ही दिए हैं या 10 लाख मुझे दे ही दिए हैं, बाकी 40 दे देगा ये एग्रीमेंट के हिसाब से, तो मेरा क्या नुकसान है इसको चाबी देने में। तो आप अगर उसको चाबी दे देते हो अपने मकान की, अपने दुकान की, तो वो अगले दिन ही वहाँ पे अपना बोर्ड लगा लेगा अपनी दुकान का, अपना सामान वहाँ पे रख लेगा, काम शुरू कर देगा। या वो घर है तो वहाँ पे भी अपनी नेम प्लेट लगाए या ना लगाए, अपने परिवार के साथ अपना सामान लेके वहाँ शिफ्ट कर जाएगा। कुछ जगह पे तो ये देखने आया कि खाली ऐसे ही सेलर बायर को चाबी दे देते हैं बिना सेल डीड हुए, बिना रजिस्ट्री हुए और बिना पूरे पैसे लिए। और कई बार ये देखने में आया कि पूरा जो सेल कंसिडरेशन है वो पूरा का पूरा दे दिया जाता है बायर द्वारा, मतलब 50 लाख रुपए का सौदा तो पूरे 50 लाख दे दिए, परंतु रजिस्ट्री नहीं करवाई किसी भी वजह से। तो रजिस्ट्री नहीं करवाई पर पूरे पैसे दे दिए, तो सेलर फिर पक्का ये सोच लेता है कि यार मुझे तो 50 लाख रुपए लेने थे टोटल और पूरे के पूरे इसने मुझे दे ही दिए हैं। तो अब अगर ये चाबी मांग रहा है, पोजीशन मांग रहा है, फिजिकल कब्जा मांग रहा है प्रॉपर्टी का, तो उसे देने में मेरा क्या हर्ज है, और ये सोच के वो उसे फिजिकल कब्जा दे देते हैं। कुछ जगह पे ये देखने में आया है कि सेलर बायर को कहता है कि भाई साहब मैं आपको अभी, क्योंकि आपने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, 50 लाख में से भी तो मात्र आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो मैं अभी आपको नहीं दे सकता। हाँ, क्योंकि अपना जो सेल डीड का टाइम है, जो रजिस्ट्री का टाइम है एग्रीमेंट के हिसाब से, उसमें अभी 3 महीने का वक्त बाकी है या 6 महीने का वक्त बाकी है, तब तक मैं आपको किराए पे दे सकता हूँ। तो एग्रीमेंट टू सेल तो बना ही हुआ है, एक रेंट एग्रीमेंट भी वो बना लेते हैं। रेंट एग्रीमेंट में एज ए किराएदार उससे किराया डिसाइड कर लेते हैं, महीने का 10,000, 15,000, 20,000 वटेवर, और फिर जैसे किराए पे प्रॉपर्टी देते हैं वैसे उसे किराएदार के रूप में रेंट एग्रीमेंट बना के अपने घर, मकान, दुकान की चाबी दे देते हैं, और वो व्यक्ति फिर उस प्रॉपर्टी में जिसमें एक एग्रीमेंट टू सेल हो रखा है, जो कि आपको उसे बेचनी ही है, उसमें एंटर कर जाते हैं लीगली आपकी परमिशन से, और उस पर फिजिकल कब्जा ले लेते हैं, और फिजिकल कब्जा के साथ लीगल कब्जा भी, लॉफुल कब्जा भी, लॉफुल पोजीशन भी उनका ही होता है। ऐसा करने के दोस्तों, अगर आप सेलर हैं, आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी ऐसी सलाह नहीं देता। भले ही आपको पूरा का पूरा पैसा जो एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी डिसाइड हुई थी कि इतने रुपए में बेचनी है, पूरा का पूरा पैसा मिल जाए, तो भी ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। रेंट एग्रीमेंट बना के भी अपनी प्रॉपर्टी देना ऐसे व्यक्ति को जिसके साथ आपने एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है और अभी आपको उसे बैलेंस सेल कंसिडरेशन बकाया पैसा लेना है, उसमें भी बहुत सारे रिस्क और खतरे हैं। कुछ रिस्क और खतरे मैं बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, पहला रिस्क ये है
कि आपकी रजिस्ट्री होने में देर हो सकती है। जो सेल डीड आपको उसे एग्जीक्यूट करनी थी और बैलेंस सेल कंसीडरेशन, बैलेंस पैसा आपको उससे लेना था, उस सारे प्रोसेस में देरी हो सकती है आपके इस कार्य की वजह से, क्योंकि वो बायर अब रिलैक्स हो गया है, कब्जा उसे मिल गया है, मकान दुकान को उसने यूज करना शुरू कर दिया है। तो उसे अब कोई हड़कंप नहीं है, उसे कोई हड़बड़ी नहीं है कि मुझे ये चीज अब जल्दी चाहिए, उसका काम अब चल गया है। तो अगर उसे बैंक लोन अप्लाई करना था तो वो धीरे धीरे करेगा, बैलेंस पैसे बोलेगा अरे दे देंगे सर, हम कहाँ भागे जा रहे हैं। तो ये जो आपने प्रॉपर्टी क्यों बेची थी? आपने प्रॉपर्टी इसलिए बेची थी, आपको पैसे की जरूरत थी, चाहे आपको दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी हो आगे या आपको कोई इमरजेंसी हो, घर में ब्याह शादी हो, कोई और दिक्कत हो, तो वो आप जो चाहते थे कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा लेके रजिस्ट्री करा के साइड में हटूं, उसमें दिक्कत होगी। अगर उसने पूरा का पूरा पैसा भी आपको दे दिया और आपको पैसे की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल डीड की फॉर्मेलिटी बचती है, तो भी उस सेल डीड की रजिस्ट्री में देरी होगी, क्योंकि वो रिलैक्स रहेगा, उसे स्टैंप ड्यूटी भरनी है, हो सकता है उसके पास स्टैंप ड्यूटी भरने के पैसे ना हो, पैसे हों भी तो उसका एटीट्यूड अब रिलैक्स हो गया है। अब आपके नाम पे प्रॉपर्टी खड़ी है, लॉफुल कब्जा उसके नाम पे है, कल को कोई भी दिक्कत हो गई, स्टैंप ड्यूटी बढ़ गई, कोई गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, कोई भूकंप आ गया और बिल्डिंग ही गिर गई आपकी, तो सारे पैसे वो वापस मांग लेगा फिर आपसे। दूसरा रिस्क दोस्तों ये है, जब आप फिजिकल पोजेशन दे देते हो रजिस्ट्री करने से पहले और वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में एंटर हो जाता है लॉफुल तरीके से आपकी परमिशन से, तो हर प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर प्रॉपर्टी में कुछ कमियां होती हैं, भले ही वो ताजमहल हो हर प्रॉपर्टी में कमियां होती हैं। कमियां कई प्रकार की हो सकती हैं। हो सकता है जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो जो पड़ोसी है आपका, वो झगड़ालू किस्म का व्यक्ति हो, उससे कोई बाउंड्री वॉल का या कोई और झगड़ा आपका चल रहा हो, तो अभी तो उसे पता नहीं है, लेकिन उसने वहां रहना शुरू कर दिया या दुकान करनी शुरू कर दी तो उसे पता चल जाएगा। हो सकता है जिस कॉम्प्लेक्स में वो प्रॉपर्टी है, वहां की RWA जो एसोसिएशन बनी हुई है, उससे कोई झगड़ा हो, कोई ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज करते हो। हो सकता है वहां पे आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा हों, बच्चों को काटते हों, ये कोई दिक्कत है जो उसे आज नहीं पता, लेकिन जब वो रहना शुरू कर देगा तो उसे पता चल जाएगा। हो सकता है कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जहां से बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकरों की आवाजें आती हों, उसके घर में कोई बुजुर्ग हो, आज उसने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन कल को वो रहना शुरू कर देगा तो उसे पता चल जाएगा। हो सकता है आपके घर में बारिश में सीलन आती हो, पानी टपकता हो, प्लास्टर उखड़ता हो, और भी कई तरह की दिक्कतें प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना भी हो, उस एरिया से रिलेटेड हो सकती है जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या उन पड़ोसियों से रिलेटेड हो सकती है जिसके बारे में उसे आज नहीं पता, लेकिन अगर उसने वहां रहना शुरू कर दिया तो उसे महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में पता चल जाएगा, भाई यहां तो ये लफड़ा है। ऐसा पता चलने पे या तो वो आपके साथ डील कैंसिल करना चाहेगा कि भाई मुझे तो तुम्हारी लेनी ही नहीं है प्रॉपर्टी, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमने मेरे साथ फ्रॉड करा है, मेरे से ये बात छुपाई है, तो आपकी डील पड़ गई खटाई में। या वो आपसे रीनेगोशिएट करेगा कि भाई साहब मैंने तो प्रॉपर्टी के दाम इतने रुपए ये सोच के लगाए थे, यहाँ पे तो ये पंगा है, ये बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं है, मुझे तो अब पता चल रहा है, तो इसका रेट कम करो, मैं नहीं लूंगा, नहीं तो आपका उसमें भी नुकसान होगा। कई बार जो पड़ोसी होते हैं वो दुष्ट होते हैं, वो पड़ोसी ये जो बाहर लगा रहता है ना प्रॉपर्टी के बारे, बजर बट्टू सा काले रंग का, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर से बचाने के लिए, वो बुरी नजर कोई राह चलते अजनबियों की नहीं होती, वो बुरी नजर पड़ोसियों की होती है, उनसे बचाने के लिए लगा रहता है। तो कई बार पड़ोसी ही भड़का देते हैं कि भाई साहब आपने प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीद ली, क्या बात कर रहे हो, 2 घर छोड़ के तो ये एक ऐसा घर 35 लाख रुपए में मिल रहा था, यहाँ पे तो ये पंगे, ये पंगे, ये पंगे, क्योंकि वो पड़ोसी आपसे जलता है, वो नहीं चाहता था कि ये प्रॉपर्टी का सौदा हो सकता है वो खुद वो प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदना चाहता हो, तो पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध हैं भी तो भी वो उसे पीछे से भड़का रहे कि भाई साहब आपने तो महंगा सौदा कर लिया, इसे कैंसिल कर दो। किसी दूसरे डीलर को नंबर दे देगा, नकली डीलर फोन कर देगा बायर को कि हेलो भाई साहब प्रॉपर्टी देख रहे हो क्या, इतने में यहाँ मिल रही है, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। नकली डीलर से नकली फोन करके नकली प्रॉपर्टी दिखा देंगे, आपके सौदे की ऐसी की तैसी। दोस्तों नेक्स्ट रिस्क ये है प्रॉपर्टी का फिजिकल कब्जा देने में कि अगर वो टाइम पीरियड स्ट्रेच हो गया, यानी कब्जा दे दिया आपने 2, 4, 6 महीने के लिए, और उस बीच में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए,
या आपको अचानक से कोई बढ़िया ग्राहक मिल गया जो कि पहले वाले मुकाबले में ज़्यादा अमाउंट देने के लिए तैयार है, तो अब आपकी प्रॉपर्टी बिक भी नहीं सकती किसी और को, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को किसी को दिखाने ला नहीं सकते। ऑलरेडी वो फिजिकल पोजीशन में है, वो बेचनी नहीं देगा, वो बोलेगा भाई साहब मेरा सौदा हो रखा है। तो आपकी प्रॉपर्टी अगर आप चाहो किसी वजह से कि अब मैं ना बेचूं या किसी और को बेच दूं हायर रेट पे, आपका बेचने का प्लान ही कैंसिल हो जाए या आप एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहो उसके साथ, तो वो और मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फिजिकल कब्जा उसके पास है। दोस्तों, नेक्स्ट रिस्क ये है अपनी प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजीशन बिना रजिस्ट्री कराए किसी और को देने का, कि कानूनन रूप से तो जो ओनरशिप है वो आपके पास ही है, परंतु आपने फिजिकल पोजीशन किसी और को दे दिया। अब जिसको आपने कब्जा दिया है, पोजीशन दिया है, आपको तो उस व्यक्ति के पूरे कैरेक्टर का नहीं पता। आप तो अंदाजा लगा रहे हो ये भला आदमी दिख रहा है। मैं रोज कोर्ट में जो शक्ल से बहुत भले आदमी दिखते हैं, मैं रोज देखता हूं उनको, और वो बहुत शातिर होते हैं। कहीं उनमें से कहीं तो वाकई भले होते हैं, पर कहीं उनमें से वो शातिर भी होते हैं। तो शक्लो सूरत, ड्रेस, गाड़ी, व्यवहार, इंग्लिश या भाषा देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये व्यक्ति क्या काम करता है। ये स्मगलर है, ठग है, चोर है, डाकू है, हत्यारा है या रेपिस्ट है, आप पता नहीं लगा सकते। तो अगर आपने फिजिकल पोजीशन दे रखा है और वहां कोई दुकान चल रही है, वहां कमर्शियल एक्टिविटी कोई हो रही है और वो कमर्शियल एक्टिविटी अनलॉफुल है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, लाइसेंस नहीं है, उसने कोई शराब की दुकान खोल दी, लाइसेंस नहीं है, उसने कोई और काम ऐसा करना शुरू कर दिया जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था या और कानूनी प्रक्रियाएं थी, परंतु उसने कर दी चालू अपनी दुकान, अब अगर अथॉरिटीज का वहां छापा पड़ गया, कोई कंप्लेंट हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी दुकान सरकार सील कर दे। तो अगर अथॉरिटी ने आपकी दुकान को सील कर दी या वो मकान भी था, मकान में पोजीशन लेने के बाद, सामान रखने के बाद, कुछ दिन रहने के बाद वो वहां ताला मार के भाग गया अपने गांव, तो फिर आप ढूंढते रहना कि वो गांव से कब आएगा, कब पैसे आएंगे, कब वो आएगा। ना फोन मिल रहा है, ना नोटिस जा रहा है, ना ईमेल जा रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई अनलॉफुल कार्य हुआ या उसकी नीयत में खोट हुआ तो पुलिस के लपेटे में आप भी आ जाओगे। अगर वहां कोई गैरकानूनी कार्रवाई हो गई, तो वहां कोई गैरकानूनी कार्य किसी भी रूप का हो गया, तो क्योंकि ओनर आप हो, तो हाँ, आप कह सकते हो पुलिस को, कोर्ट को कि भाई साहब मैंने तो देखो कब्जा इतनी तारीख को उसको दे दिया था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पर प्रॉपर्टी तो आपकी सील हो गई ना मेरे भाई। और अगर प्रॉपर्टी सील ना भी हुई, कोई पुलिस केस हो गया वहां पे, कोई मर्डर हो गया वहां पे, कोई आत्महत्या कर ली, उसकी बीवी ने, आत्महत्या करती हैं, बीवियां भी करती हैं, पति भी करते हैं, आत्महत्या हो गई, कोई हत्या हो गई, कोई और घटना घट गई किसी किस्म की, तो आप भी फंस गए लपेटे में। फिर आप पुलिस को, कोर्ट को समझा तो सकते हो कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन आप एक चक्कर में तो पड़ गए ना यार। आप क्यों चक्कर में पड़ना चाहते हो? नेक्स्ट रिस्क दोस्तों ये है कि अगर आपने उसको रेंट एग्रीमेंट बना के भी अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि मैं इतना किराया लूंगा जब तक रजिस्ट्री नहीं होती, तो हो सकता है वो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रेंट दे, उसके बाद वो आपको रेंट देना भी मना कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो रेंट देता रहे लेकिन रजिस्ट्री भी ना कराए, तो आपको तो पैसे चाहिए थे 3 महीने में, वो कह रहा है भाई साहब इतने बिदक क्यों रहे हो, इतने नाराज क्यों रहे हो, दे रहा हूं ना आपका किराया। और वो 3 महीने के बाद भी आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया सिर्फ 3 महीने का, कि 3 महीने के लिए रेंट पे दे रहा हूं, पर वो चौथे महीने भी रेंट ट्रांसफर कर रहा है, 5वें महीने भी ट्रांसफर कर रहा है, खाली भी नहीं कर रहा, किराया भी दे रहा है और सेल डीड भी नहीं करा रहा, और सेल डीड के हिसाब से बाकी पैसे भी नहीं दे रहा। तो बताओ क्या करो? ऐसी दशा में आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, और अगर आप कोर्ट गए तो समझ लो फिर कोर्ट में तो तारीख पे तारीख पड़ती है। अब वो कितने सालों तक मुकदमा चलेगा वो तो ना आपको पता, ना आपके वकील साहब को पता, ना जज साहब को पता, किसी को नहीं पता। तो आप लिटिगेशन में फंस जाओगे, कोर्ट कचहरी में फंस जाओगे, आपके कई साल बर्बाद हो जाएंगे और घर वाले आपको फिर गालियां देंगे कि मैंने कहा था ना चाबी मत दो और कर लो।